नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे 2023-24 का। तो ये पेपर आपका आएगा 100 मार्क्स का। ओके, 100 मार्क्स का पेपर आएगा और यहाँ पर खंड क होगा आपका अपठित गद्यांश। ये आपका अपठित गद्यांश है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखें। 6 नंबर का है आपका अपठित गद्यांश। इसको सबसे पहले आपने रीड करना है अच्छे से और फिर जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक निम्न में से चुनिए। तो इसका हो जाएगा नशा और विद्यार्थी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ख स्वार्थी लोग किस कारण से बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा पैसों के लोभ के कारण। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नशा ना मिलने पर विद्यार्थी क्या करने को मजबूर हो जाता है। तो इसका हो जाएगा आत्महत्या करने को। अब नेक्स्ट देखिए, घ भोले भाले किशोर किस धीमे जहर का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नशे का। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इसी कारण किस प्रकार के लोग किशोरों को नशे का शिकार बनाते हैं। स्वार्थी लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए, आत्महत्या के लिए सही समास विग्रह चुने। तो इसका हो जाएगा आत्मा की हत्या। अब नेक्स्ट देखिए, खंड ख पाठ्य पुस्तकों पर आधारित। खंड ख जो अब आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, पाठ्य पुस्तक बसंत काव्य खंड। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका कविता का पैराग्राफ है, काव्यांश है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, इसको भी आपने रीड करना है और जो प्रश्न पूछे हैं बहुविकल्पीय उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश काव्य पद में किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया है सुदामा के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, वह हैरान होकर किसे देख रहा है। तो दीनदयाल को। इसका होगा दीनदयाल को। अब नेक्स्ट देखिए, ग दीनदयाल यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पर होगा श्री कृष्ण के लिए। ओके, अब नेक्स्ट, अभिराम का समानार्थक शब्द चुनिए। यहाँ पर अभिराम का समानार्थक शब्द चुनना है, तो अभिराम का हो जाएगा सुंदर समानार्थक शब्द। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला है, निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक की व्याख्या प्रसंग सहित लिखें। और 8 नंबर का होगा 2 आपके पास पद्यांश दिए हैं, 2 में से किसी एक की करनी और 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए आपका आंसर, निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ओके, तो प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि में से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने निराश हताश जीवन में खुशियां भरने की बात की है, जिससे वह प्रत्येक मानव के मन में उत्साह का संचार कर सके। तो अब व्याख्या देखिए इसकी। कवि का कथन है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। विद्रोही कवि निराला मानो अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं हो सकता, उन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। कवि कहता है कि अभी अभी मेरे वन में वसंत आया है, मेरे मन में नवीन उत्साह संचार हुआ है। इतनी जल्दी मेरा अंत कैसे हो सकता है। मुझे अभी संसार के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे मृत समझने की भूल कोई न करे। अब इसी का अथवा करके देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दो दिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो इसका प्रसंग देखिए। अब प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर के मन की चंचलता का वर्णन किया गया है।
तो व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि भक्ति करने वाले किसी व्यक्ति की माला तो हाथ में घूमती है, माला को हाथ में पकड़कर उसके मन को घुमाया जाता है और साथ ही साथ जीभ मुख के अंदर घूमती है, लेकिन मनुष्य का मन चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। लेकिन फिर मनुष्य को यह याद नहीं रहता, वह भक्ति करने का प्रयत्न कर तो करता है, परंतु उसके मन में भक्ति का भाव नहीं होता। संत कबीर का कहना चाहते हैं, मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, ये निरंतर गतिशील रहता है। अब इसी का 4 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 12 नंबर का होगा। ओके, तो पहला प्रश्न पूछा है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत भी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में कोमल, मधुर, दयामय और सुकुमार बसंत का आगमन हुआ है। उसके जीवन में काफ़ी लंबे समय के बाद सुख एवं खुशियाँ आई हैं, अतः अभी उसकी मृत्यु नहीं आई है और ना हो सकती है। कवि का जीवन अत्यंत आनंदमय एवं सुखपूर्ण व्यतीत हो रहा है, अतः उसे विश्वास है अभी उसका अंत नहीं हो सकता। अब देखिए इसी का ख क्वेश्चन, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करते हैं। बादल वर्षा एवं शीतलता का संदेश देते हैं। पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। प्रकृति के ये तत्व अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से निभा रहे हैं, इसलिए कवि दिनकर ने इन्हें भगवान के डाकिये कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीर के दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, कबीर के उपदोहे में घास का अर्थ दीनहीन, असहाय तथा गरीब लोग हैं। ये गरीब लोग पूरी तरह से लाचार एवं असहाय हैं। कवि के उपदोहे का संदेश है कि हमारी निंदा करने वाले मनुष्य यदि हमारे साथ रहेंगे तो वे हमें हमारी त्रुटियों से अवगत करवाते रहेंगे, तब हम इन त्रुटियों को दूर कर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। निंदक सदैव दूसरों को आगे जाने की प्रेरणा देते हैं। कबीर के उपदोहे का सीधा और स्पष्ट संदेश निंदक द्वारा दोष बताकर प्रेरणा देना है, इसलिए वे घास की निंदा करने से मना करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन घ देखिए, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन क्यों बिखरा देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा इसलिए देते हैं ताकि किसी को ये ना पता चले कि ये माखन कृष्ण ने खाया है। लोग ये सोचने लगे कि इस तरह छिटक कर मक्खन किसी पक्षी या किसी पशु ने खाया होगा, अतः अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर कृष्ण मक्खन खाने को अद्भुत आनंद उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न देखिए, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो उत्तर देखिए, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोचते थे कि जाने क्यों उनकी चोटी छोटी ही है,
वे दिन में कई बार दूध पीते हैं, तब भी ये छोटी की छोटी है। बड़े भैया बलराम की चोटी की तरह मेरी चोटी ना जाने कब बढ़ेगी। माँ भी यही कहती है कि जल्दी ही मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी, घनी और लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन च देखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। वह अपने परम मित्र की दयनीय दशा को देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। कृष्ण जो दया के सागर हैं, वह अपने मित्र के लिए फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए ना तो परात और ना ही पानी सुदामा के पैरों पर डालकर उन्हें धोया, बल्कि उन्होंने अपने मित्र के पैरों को अपने आंसुओं से धोया, जो उनकी अंतर्मन की पीड़ा को स्पष्ट करता है। अब नेक्स्ट देखिए इसी का छ। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसका उत्तर। सुदामा के हृदय में भाव आए थे कि वह गलती से कहीं और पहुंच गया है। उसकी झोंपड़ी तो टूटी फूटी थी, परंतु अब वहां बड़े बड़े महल थे। वह पहले ही दुखी था और अब वह अपना गांव भी खो बैठा। अब नेक्स्ट देखिए इसी का ज क्वेश्चन। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद है? दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद है? दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन को अधिक पसंद करते हैं। माँ दूध पीने के लिए कृष्ण को बार बार कहती है, लेकिन कृष्ण का मन माखन खाने में लगा रहता है। माखन खाना उन्हें इतना पसंद था कि वे इसके लिए चोरी करने से भी पीछे नहीं हटते। गोकुल के लगभग प्रत्येक घर में कृष्ण माखन चुराकर स्वयं भी खाया और अपने मित्रों को भी खिलाया करते थे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पाठ्य पुस्तक बसंत गद्य खंड का। ओके, और ये प्रश्न पूछा है निम्नलिखित पठित गद्यांश के प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही उत्तर चुनिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अब गद्यांश रीड करना है और जो प्रश्न पूछे हैं सोच समझ के आपने उत्तर देने। ओके, उसके तो पहला प्रश्न है, बादशाह हुमायूं हार कर कहाँ भागा था? तो ये होगा सिंध के रेगिस्तान में। अब नेक्स्ट देखिए इसी का ख देखिए, बादशाह की जान किसने बचाई? तो इसका होगा उत्तर ब्राह्मण ने। अब नेक्स्ट देखिए ग, इस पाठ अकबरी लोट्टा के लेखक का नाम निम्न में से है? अन्नपूर्णानंद वर्मा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए घ, मारा मारा फिरना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठोकर खाते फिरना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्य पाठों पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये प्रश्न है आपका 12 नंबर का। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है क, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों के उद्यम मचाने के बाद घर की दशा अत्यंत बिगड़ गई। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले फर्शी दरी की हालत बुरी की गई, उसके ऊपर पानी डालकर उसे कीचड़ युक्त बना दिया गया। इसके बाद घर के बर्तनों से तोड़ फोड़ की गई। मुर्गियों को इधर उधर दौड़ाया गया। भैंसों का दूध बछड़े को पिलाया गया तथा भेड़ों से भयंकर उत्पात करवाया गया। इन सब उत्पातों
एवं उपद्रवों के कारण घर की दशा दुर्दशा में बदल गई। अब इसी का ख क्वेश्चन देखिए, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ की जड़ें तथा जड़ों पर उगने वाले रोएं बड़े ही निर्दयी होते हैं। ये असंख्य बूंदों एवं जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ जल कणों एवं बूंदों को तो ये एकदम से नष्ट कर देते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गजब हो गया, ऐसे बस अपने आप चलती है, लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो उत्तर देखिए, जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि ये बस अपने आप चलेगी तो ये बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी हो चुकी थी। उसे देख ऐसा लगता था मानो वह सदियों के अनुभव के निशान के लिए हुई है। उसका हर कल पुर्जा हिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों पेपर में टाइप किया कोई मिस्टेक होगी तो सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के आने के बाद बदलू का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। उसका मणिहारी का काम एकदम बंद हो गया। उसके हाथों की बनी चूड़ियाँ अब कोई खरीदता नहीं था। उसकी गाय बिक गई। उसका शरीर ढल गया था। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। साथ साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। इन सब का प्रमुख कारण उसका रोजगार ना होना था और जो उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन न देखिए, न क्वेश्चन में बोला है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था कि वे सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। हाँ, पोस्टर पढ़कर ये स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि प्रथम सवाक फिल्म में 78 चेहरे थे। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर देखिए, बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाज़ ही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन देहाती दुनिया आज भी पत्रों पर चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने पत्रों को तेजी से रोका है, लेकिन देश का अभी भी बहुत बड़ा भाग पत्रों पर ही निर्भर और आश्रित है। आज व्यापारी डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। भविष्य में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आदि चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है भारत की खोज का। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 12 नंबर के हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी कौन था? उसने भारत में आकर क्या किया? तो उत्तर देखिए, महमूद गजनवी अफगानिस्तान का सुल्तान था। वह एक तुर्क था। अपनी लोभ लालसा को पूरा करने के लिए उसने भारत पर कई आक्रमण किए। आक्रमणों से
उसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली। उसने बड़ी ही निर्ममता से कई आक्रमण किए जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। जब भी गजनवी भारत आया वह अपने साथ बहुत सा धन लूट कर गजनी ले गया। आक्रमणों का प्रभाव इतना व्यापक था कि हिंदू धूल कणों के समान इधर उधर बिखर गए। जो बच गए थे उनके मन में मुसलमानों के प्रति गहरी घृणा पैदा हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ख। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास होने का क्या प्रभाव हुआ? उत्तर देखिए, 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को बहुत रात बीतने पर यह प्रस्ताव पास हो गया था। इस प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही सुबह सुबह बम्बई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार लेखक को भी गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कैसे, कब और किसने रखी? तो उत्तर देखिए, दक्षिण में विजयनगर जब विकास कर रहा था तब उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में आया। उसने दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का ये तुर्क मंगोल बाबर था। सन 1526 ईस्वी में इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसे आगे उसके उत्तराधिकारियों ने विशाल स्वरूप प्रदान किया। अब नेक्स्ट देखिए, घ। अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी, क्यों? उत्तर देखिए, अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी भारत के लोग पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त कर सके और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो सके, परंतु उन्हें फिर भी यहाँ शिक्षा का प्रचार और व्यवस्था करनी पड़ी। उन्हें अपना राजकाज चलाने के लिए सस्ते क्लर्कों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए भारतवासियों को पढ़ा कर ही उन्हें इस काम के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता था। अतः न चाहते हुए भी अंग्रेज सरकार को भारत की शिक्षा का प्रचार और व्यवस्था करनी पड़ी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर न क्वेश्चन है आपका, सन 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? तो उत्तर देखिए, सन 1857 की क्रांति भारतीय सेना की बगावत थी। इसकी योजना बहुत सोच विचार कर बनाई गई थी, परंतु नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी थी। यह जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता के लड़ाई के रूप में बदल गई थी और असंगठित होने के कारण ये असफल हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन च देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ और कब प्रस्तुत किया गया? इस प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया गया था? तो उत्तर देखिए, 7 और 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर खुली सभा में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव में अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था जो मिली जुली हो और जिसमें सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। अब नेक्स्ट देखिए, खंड ख, व्याकरण। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए, पहला है उचित शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो इसका होगा अनुचित। ओके, नेक्स्ट देखिए, भाषा के कितने प्रकार हैं? इसका होगा 3। अब नेक्स्ट देखिए, ग,
हिंदी भाषा के दो प्रांतों के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट देखिए, घ स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, तो यहाँ पर होगा 5। अब नेक्स्ट देखिए न, त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में द्विगु समास है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, जल के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। नीर। ओके। अब 6 देखिए, जिस वर्ग को बोलने में कम समय लगे उसे क्या नाम दिया गया है? इसका होगा ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट देखिए, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से है बहुत कठिन काम। अब नेक्स्ट देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाता है सर्वनाम। ओके। अब नेक्स्ट देखिए ना, स्वर के भेद हैं 3। अब नेक्स्ट देखिए, घोड़ा का तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। घोटक। ओके। अब नेक्स्ट है ठ, आई प्रत्यय लगाकर सही शब्द छांटे, तो इसका होगा अच्छाई। नेक्स्ट देखिए, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करें। सु प्लस आगत। ओके। नेक्स्ट देखिए, काल के प्रकार हैं 3। अब नेक्स्ट देखिए, क का उच्चारण स्थान लिखें, तो क का उच्चारण स्थान है कंठ। नेक्स्ट देखिए, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर पूछा है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश दें। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन भी आपका। तो यहाँ पर प्रश्न है पहला, देवालय का समास विग्रह करें। देव का आल्य होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मैं रोटी खाता हूँ, यहाँ पर हो इसका भूतकाल में लिखिए, मैंने रोटी खाई हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, विशेषण के भेदों की संख्या, तो यहाँ पर होगा 4। ओके। यहाँ पर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग हैं यहाँ पर उद्देश्य विधेय अलग दिया, पर वाक्य के अंग होंगे उद्देश्य और विधेय दोनों ही। नेक्स्ट देखिए ना, देखिए प्रबल शब्द में डैश उपसर्ग है, तो यहाँ पर होगा प्रबल में प्र उपसर्ग। ओके। नेक्स्ट देखिए, राम जाता है, वाक्य में क्रिया भेद लिखें, तो ये है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में प्रचलित विराम चिन्हों में से नीचे दिए गए चिन्ह का नाम लिखें, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके। नेक्स्ट है, जो अव्यय छांटिए, मैं भी कल आऊँगा, तो यहाँ पर अव्यय है कल। ओके। नेक्स्ट देखिए, जो पहले हो चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, इसका होगा भूतपूर्व। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, तो ज में पूछा है, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटे, तो यहाँ पर होगा शुद्ध शब्द उज्जवल। ओके। आशीर्वाद में यहाँ पर ये र की मात्रा व के ऊपर आएगी, तो यहाँ पर गलत है आशीर्वाद, तो यहाँ पर होगा उज्जवल। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड ख है आपका। यहाँ पर खंड ख में बोला है, खंड घ में बोला है, 2 में से किसी एक विषय पर पत्र लिखे। 6 नंबर का है आपका। देखिए अब पत्र, आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तो प्रार्थना पत्र होगा आपका, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय कांगड़ा महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी एक
छोटे से दुकानदार हैं, उनकी मासिक आय केवल 2500 रुपये है। हम घर में 7 सदस्य हैं। इस महंगाई के समय में निर्वाह होना अति कठिन है। ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। वे मुझे विद्यालय से हटाने का विचार कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई में विशेष रुचि है। मैं परीक्षा में अपनी श्रेणी में हर बार प्रथम स्थान पर रहता हूँ। मेरे सभी अध्यापक मुझसे अति प्रसन्न हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे विद्यालय के आरक्षित कोष से छात्रवृत्ति प्रदान कर आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य जयप्रकाश, कक्षा 8वीं ए, रोल नंबर 20। अब इसी का अथवा करके क्वेश्चन पूछा है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर अपने मित्र या सखी को बधाई पत्र लिखिए। ओके। सुंदरनगर 2, दिनांक 3, आज तो 4 है, 4/2/2024। प्रिय मित्र अंश, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप 8वीं श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए और अपनी श्रेणी में प्रथम रहे हो। मेरी ओर से शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई हो। अपने माता पिता जी को भी मेरी ओर से बधाई दें। इस सफलता पर पार्टी जब भी करो मुझे अवश्य याद करना। मुझे विश्वास है कि आप भविष्य में इसी प्रकार लगन और परिश्रम से पढ़ाई करते हुए अपनी श्रेणी में प्रथम रहा करोगे। शुभकामनाओं से तुम्हारा मित्र अंकित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। यहाँ पर 11 है, निम्न में से एक विषय पर निबंध लिखें। 10 नंबर का निबंध है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर निबंध 4 निबंध दिए हैं, उनमें से एक करना है आपने। तो पहला है प्रातःकाल का भ्रमण। तो यहाँ पर भूमिका लिख दोगे आप। प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ समय लिख देना, इसके लाभ लिख देना, हानियाँ लिख देना, आवश्यकता लिख देना, आवश्यकता उपसहार लिख देना। फिर नेक्स्ट निबंध है आपका पर्यावरण प्रदूषण। ओके। तो इसमें पहले आपकी आगे भूमिका, फिर कारण आगे, फिर आ गया हानिकारक प्रभाव, इसका आ गया कुप्रभाव, प्रदूषित वायु, बचाव, और आ गया आपका उपसहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है ऐसे है आपका निबंध है गणतंत्र दिवस। यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस होगा। यहाँ पर भूमिका आ गई पहले, मनाने का कारण, मनाने का ढंग, उपसहार आ गया आपका। फिर है आपका निबंध घ है दीपावली। ओके। तो आपने 4 निबंध में से एक करना है। यहाँ पर भूमिका आ गई, भगवान राम का स्वागत आ गया, प्रसन्नता और मनोरंजन आ गया, महापुरुषों के निवारण का दिन, कई दिन पहले तैयारी, लक्ष्मी पूजन, उपसहार। तो बच्चों अभी आपने 8वीं कक्षा का हिंदी का सैम्पल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 2023-24 का सॉल्व किया। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।